दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर आज हमने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जो इसरो का 21 फरवरी 2015 को आया था। और इसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या 60 रहेगी, जिसमें से आज हमने जो हल करेंगे वो केवल 30 हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो ओम के नियम को प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र कैसा होगा। यानी कि ओम का नियम अगर आप लोग देखें, जो युक्तियाँ ओम के नियम का पालन करती है, उनके अंदर वोल्टेज और करंट, वोल्टेज के समानुपात में क्या होगा, करंट का मान बढ़ता है। इसका मतलब उनका जो वक्र जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इस वक्र को बोला जाता है रेखिक। इसके अलावा आप लोग सिंक्रोनस मोटर का याद रखेंगे। सिंक्रोनस मोटर में आपने दो वक्र पढ़े होंगे, एक वी वक्र बढ़ा हुआ और एक आपने इन्वर्स वी वक्र बढ़ा हुआ। ये आपका जो होगा, ये आपका फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के बीच में होगा, जबकि ये फील्ड धारा और पावर वेक्टर के बीच में होगा। तो ये जो वक्र जो होगा ये पैराबोला बनता है और ये उल्टा पैराबोला बनेगा। तो ये बात भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आवर्ती बढ़ने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारितीय प्रतिघात आपसे पूछा किस तरीके से बढ़ेगा। तो एक्स सी जो होगा उसका फार्मूला आप लोग लिखेंगे। और आपको पता है कि आवर्ती बढ़ेगी, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स सी का मान क्या होगा, घटेगा। तो सी ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आर एल परिपथ है और 6 ओम का रजिस्टेंस है और 8 ओम का रिएक्टेंस है। तो आपको टोटल प्रतिबाधा पूछी है। तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, आर स्केयर प्लस एक्सएल का स्केयर। आर का अगर स्केयर करेंगे तो ये 36 आएगा और एक्सएल का करेंगे तो अपना आएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 100। और 100 का अगर आप लोग रूट बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ओम। तो यहाँ जो टोटल इम्पीडेंस होगा वो क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला आपको दिया गया है कोई जो क्यूब है इस तरीके से, घन है, जिसको आप लोग घन बोल सकते हो इस तरीके से। ये घन है, इसका एरिया जो होगा वो साइड जो होगी वो ए है। तो आपसे पूछा गया सरफेस एरिया। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके से होता है, एक तो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर अपने बात करें तो ये होगा 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें 4 इंटू भुजा की स्क्वायर होगा। और भुजा आपको ये दे रखी है। अब इसके अंदर 4 वाला तो ऑप्शन है ही नहीं आपके यहाँ पे, लेकिन ए ऑप्शन जो होगा वो यहाँ से करेक्ट होगा। और इस क्वेश्चन का ए आंसर रहेगा। इसका आयतन अगर पूछा जाता तो भुजा की क्यूब हो जाता। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया ऑसिलेटर से, कि ऑसिलेटर के अंदर जो फीडबैक सिग्नल जो होता है वो किस तरीके से दिया जाता है। तो देखो, फीडबैक सिग्नल दो प्रकार का होगा, एक तो आपका होगा पॉजिटिव फीडबैक और एक होगा नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होगा जो आउटपुट है, जो आपको आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट में दे रहे हो, उसको फीडबैक कहा जाता है। तो आउटपुट का जो हिस्सा, आउटपुट के जो फीडबैक होगा और आउटपुट का जो हिस्सा जो है, यानी कि आउटपुट और फीडबैक अगर दोनों क्या होंगे, सेम कला में होंगे, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। अगर ये दोनों के बीच में जो कलांतर होगा उसको बोलेंगे एक नेगेटिव फीडबैक, अगर कलांतर 180 डिग्री है। यानी कि आउटपुट और फीडबैक अगर दोनों इन फेज है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, अगर वो आउट ऑफ फेज है यानी कि 180 डिग्री का कलांतर है तो उसको नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे अपने। तो आपके पास दो चीज़ें होती है, एक आपके पास एम्पलीफायर होगा और एक आपके पास होगा ऑसिलेटर। एम्पलीफायर के अंदर पॉजिटिव भी फीडबैक यूज़ किया जाता है और नेगेटिव भी किया जाता है, यानी कि एम्पलीफायर के अंदर आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज़ करोगे, लेकिन ऑसिलेटर के अंदर हमेशा जो यूज़ किया जाता है वो पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है। इसका मतलब इसके अंदर जो होगा वो देखो क्या होगा। पहला आपको दे रखा है इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल के इन फेज में नहीं होगा, इन फेज विद द आउटपुट सिग्नल। तो फीडबैक आपको पता है पॉजिटिव देंगे और जो आउटपुट की क्या होगा, इन फेज होगा। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट रहेगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज पूछी गई है। तो फुल वेव जो रेक्टिफायर होगा तीन तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक आपके पास होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक आपके पास होगा फुल वेव के अंदर आपके पास दो तरीके का होगा, एक तो आपके पास होगा सेंटर टेप और एक आपके पास होगा ब्रिज। हाफ वेव की जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगी वो Vm होगी। इसकी अगर सेंटर टेप वाले की बात करें तो ये 2 Vm होगी और इसकी अगर हमने बात करें तो ये Vm होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा आपका। ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे में बताया था कि आउटपुट इम्पीडेंस होगा ऑपरेशन एम्पलीफायर का वो क्या होगा,
ये 0 होगा। इनपुट इम्पीडेंस जो होगा वो अनंत होगा। ये वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। इसके अलावा इसका पावर गेन जो वोल्टेज गेन होगा वो अनंत होगा। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी, और ये क्वेश्चन बहुत पेपरों में पूछा गया है। या तो आपको इनपुट पूछ ली जाती है या आउटपुट पूछ ली जाती है, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा, आउटपुट आपसे पूछा गया है, तो आउटपुट इम्पीडेंस जो होगा वो 0 रहेगा। अगला आपसे पूछा गया है कि एक एम्पलीफायर है, उसका उल्टा लाभ अगर 100 है, बीटा का मान दे दिया, तो नेगेटिव फीडबैक करने पर लाभ क्या होगा। तो यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके DMRC जो की बार परीक्षा हुई थी 2018 की, उसके अंदर भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका रहेगा, देखो क्या रहेगा। इसका फार्मूला जो होगा वोल्टेज गेन का, इस तरीके से वोल्टेज लाभ जो होगा वो यहाँ आएगा इस तरीके से। और इसका फार्मूला देखते हैं अपने। तो इसका मैं आपको फार्मूला बता रहा था, इसका जो फार्मूला जो होगा वो एम्पलीफायर का फीडबैक के साथ वोल्टेज गेन जो होगा वो इसका फार्मूला इस तरीके से रहेगा। ए जो होगा ये वोल्टेज गेन है, बी ये फीडबैक फैक्टर है बीटा जो होगा, और ये ए बी ए और वी लिखा है इन्हें, ये आपका फीडबैक से वोल्टेज गेन होगा। तो ए का मान आपका यहाँ 100 आएगा 1 माइनस, और फिर ए का मान यहाँ 100 आएगा इनटू में, इस बीटा का मान आप लोग रखेंगे 0.03। लेकिन याद रखना ये यहाँ नेगेटिव फीडबैक है, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ऊपर आपका 100 होगा, नीचे 1 प्लस, और 100 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। तो ऊपर आपका 100 होगा, नीचे आपका 4 बनेगा। तो दोनों को अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 25 आएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग 19 या 20 तारीख की जो शिफ्ट थी उसके अंदर दिया गया था आपको, तो इस तरीके से आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो कि CRO के अंदर जो साधारणतः उपलब्ध अंशांकन संकेत यानी कि कैलिब्रेशन सिग्नल जो होता है वो किस तरीके का होगा। तो ये जो होगा ये हमेशा जो होगा वो आपका होगा वो शॉर्टटूथ वेव वोल्टेज होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ट्रैक है, और ये मैंने जब आपको ट्रैक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था। इसका जो सिंबल होगा ट्रैक का वो इस तरीके से होगा, यहाँ गेट टर्मिनल होगा। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 SCR जो होते हैं वो विपरीत समांतर में जुड़े होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ लिया कि ट्राई को किस के रूप में माना जा सकता है। तो 2 SCR जुड़े होंगे, और क्वेश्चन होता है विपरीत समांतर में, विपरीत श्रेणी में, तो आप लोग करते हैं विपरीत समांतर में। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर जो होगा वो करेक्ट रहेगा। अगला आपका LDR जो होता है, LDR जो होगा वो किसकी तरह काम करेगा। तो देखो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, और ऐसा क्वेश्चन आपने कल भी किया था कि जब इसके ऊपर प्रकाश बढ़ेगा तो ये काम करेगा, मतलब ये इसके ऊपर प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। LDR इस तरीके से होता है देखने के अंदर, जब इसके ऊपर प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो ये ऑन हो जाएगा, और जब प्रकाश की मात्रा कम होगी तो क्या हो जाएगा, ऑफ। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, एक स्विच की तरह क्या करता है, ऑपरेट किया जाता है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 60 सेंटीमीटर लंबाई की एक रोड है, और उसको आयत बनाने के लिए बेंड किया गया। एक साइड उसकी 10 सेमी है, तो दूसरा साइड आपको बताना है। तो देखो एक लंबाई जो होगी छड़ की वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपको काम क्या करना है, इसको बेंड करना है। तो जब आप लोग इसको बेंड करके एक आयत बना देंगे तो इसकी एक साइड क्या होगी, 10 है। इसका मतलब अगर इसकी लंबाई 10 है तो इसकी ये भी क्या होगी, 10 होगी। और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 20। और ये साइड 10 होगी, ये साइड 10 होगी। टोटल जो लंबाई थी वो कितनी थी, 60। अब आप लोग इसको बेंड करेंगे तो ये जो लंबाई रहेगी वो पूरी 60 रहेगी। और आपको पता आयत के अंदर लंबाई, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई रहेगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहेगी, और ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई रहेगी। तो ये अगर 10 10 20 हो गया, और बच गया अपने पास 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 20 होगा तो ये भी क्या रहेगा, 20। इन सारों को अगर जोड़ें तो 60 आएगा, और यहाँ भी 60 आएगा। तो दूसरी साइड अगर आपसे पूछी गई है तो ये साइड जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक जो थर्मिस्टर जो होता है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है। तो ये लाइट को किस में चेंज करेगा। देखो थर्मिस्टर हो गया, एक तो होता है NTC थर्मिस्टर, और एक होगा PTC थर्मिस्टर। PTC थर्मिस्टर को सेंसिटिव कहा जाता है, और इसका NTC थर्मिस्टर जो होगा इसके ऊपर काम क्या करेगा, जब प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ऑन हो जाता है। इसका मतलब करंट का फ्लो करने लग जाता है। और NTC थर्मिस्टर का तापगुणांक आपको पता है नेगेटिव होगा। तो तापमान बढ़ने पर यानी कि काम क्या करेगा, जो तापमान जो होगा उसको विद्युत संकेत में क्या करेगा, चेंज करने का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। अगला आपको दे दिया कि 30 माइक्रोफेड के 3 संधारित्र सीरीज में, तो टोटल आपको कैपेसिटेंस पूछा गया।
तो संधारित्र की जो धारिता होगी वो समांतर क्रम के अंदर तो जुड़ेगी और सीरीज के अंदर इस तरीके से लेंगे, और सभी अगर सेम मान के है तो आप लोग इसको 1/30 ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से, और यह एक मेथड और होगा उससे भी कर सकते हो। इसको 1/CT का मान ये आ गया। अब CT का मान चाहिए तो 30 में क्या कर देंगे 3 कर देंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ से। इसके अलावा ध्यान रखना कि आप लोग क्या याद रखेंगे, इसके टोटल अगर धारिता दे रखी है निकालनी है तो आपको C/N से भी कर सकते हो। C कैपेसिटेंस हो गया, N उनकी संख्या होगी तो भी कितना आएगा 10। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 10 माइक्रोफैरड। अगला आपको 1 एम्पीयर की परिभाषा पूछी गई है। तो I बराबर जो होगा वो क्या होगा Q/T होगा। इसका मतलब 1 कूलाम आवेश अगर 1 सेकंड तक, क्योंकि यहाँ टाइम जो होगा वो सेकंड के अंदर होगा, अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित होगा तो उस धारा का मान क्या होगा 1 एम्पीयर होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर करेंगे प्रति सेकंड 1 कूलाम, तो बी आंसर इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको संधारित्र से पूछा गया है। ये आपको जो दे रखी है वोल्टेज दे रखी है, ये आपको जो दे रखा है C का मान दे रखा है, आपसे जो चार्ज पूछा गया है यानी कि Q का मान आपसे पूछा गया है कि एक संधारित्र है 100 वोल्टेज तक 4 माइक्रोफैरड को क्या करेगा धारिता है उसकी, और वो कितना आवेश स्टोर करेगा। तो आपने पढ़ा होगा Q बराबर C क्या रहेगा V रहेगा। तो आप लोग यहाँ से देखें तो C का मान आपको पता है 4 माइक्रोफैरड है और V का मान 100 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 माइक्रो कूलाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। अगला आपको जो यूनिट पूछी गई मैग्नेट से, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की जो SI यूनिट जो होगी वो वेबर होगी, CGS यूनिट अगर होगी तो वो मैक्सवेल होगी, और टेस्ला आपको पता है फ्लक्स घनत्व की होगी, फ्लक्स डेंसिटी की। इसके अलावा जो टेस्ला जो होगी है चुंबकीय क्षेत्र का भी मात्रक होगा, और हेनरी जो होगी ये परमियंस का भी मात्रक होता है, और इसके अलावा अपना इंडक्टेंस का जो होगा उसका भी क्या होगा ये मात्रक होगा। और आपको मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो वेबर होगा। आपका पता है कि 1 वेबर जो होगा वो 10⁸ मैक्सवेल के क्या होगा बराबर होगा। इसके अलावा 1 टेस्ला जो होगा वो 10⁴ गॉस के बराबर होगा। तो गॉस और टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होगी, और मैक्सवेल जो होगा ये भी फ्लक्स की यूनिट है, लेकिन आपको यहाँ वेबर दे दिया तो आपको वेबर ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसको देना था कि SI यूनिट पूछी गई है CGS। अगला क्वेश्चन है कि यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के सिरों पर कट जाता है तो कितना अधिकतम EMF उत्पन्न होगा। तो आपको वो एंगल पूछा गया, तो इसका जो फार्मूला रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, V फ्लक्स घनत्व हो गया, और ये जो V है ये आपका इसकी वेलोसिटी होगी कंडक्टर की, L चालक की लंबाई होगी, और चालक की लंबाई कौन सी होगी ये होगी, ये जो लेंथ है यहाँ पे जो मैं राइट साइड से करूँगा ये जो होती है चालक की लंबाई होगी, और थीटा ये चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच के एंगल होगा। तो साइन थीटा का मान 90 डिग्री पर क्या रहेगा अधिकतम रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सी आंसर जो होगा वो आपका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा कि अधिकतम EMF उत्पन्न होने के लिए 90 डिग्री पर वो कटना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक श्रेणी परिपथ में धारा है, तो धारा जो होगी स्थिर होगी, वेरिएबल अलग अलग होगी, प्रतिरोध के समानुपाती होगी, अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग होगी। तो सीरीज परिपथ के अंदर धारा जो होगी वो सभी सर्किटों में क्या रहेगी समान रहेगी, मतलब सभी सर्किटों में या सभी जो कंपोनेंट जो होंगे वो क्या रहेंगे उसमें क्या रहेगी स्थिर रहेगी। तो सी आंसर इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्त की परिधि दे रखी है आपको 66 mm और वर्त का व्यास आपसे पूछा गया। तो परिधि का जो फॉर्मूला रहेगा वो 2πr रहेगा और 66 इसके बराबर होगा। तो 2 × पाई का मान 22/7 रखेंगे इंटू r निकालेंगे, तो 22 को इससे काटेंगे तो ये 3 पर जाएगा, और अगर इसको देखें तो आप लोग तो r बराबर होगा आपका 21। और आपको पता है कि जो व्यास होगा ये भी त्रिज्या का क्या होता है दोगुना होगा। इसका मतलब ये 2r है जो आपका ये व्यास है एक प्रकार से, और व्यास होगा यहाँ कितना आएगा आपका 21 आएगा। तो 2πr का फार्मूला यूज़ करना था, आपको 2r का मान निकालना है, और 2r ये आपका क्या रहेगा व्यास रहेगा। तो 21 mm इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आपकी जो 19 तारीख की शिफ्ट थी 2017 के अंदर उस DMRC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। आपको दे दिया कि एक साइन वेव की आवृत्ति 50 रेडियन प्रति सेकंड में कोणीय वेग क्या होगा। तो
तो आप लोग जो ओमेगा जो होगा उसका ओमेगा का मान आपसे पूछा गया है, तो ओमेगा जो होगा वो 2πf होगा, और ओमेगा का जो मान जो होगा यहाँ से निकालेंगे तो 2πf की जगह फ्रिक्वेंसी रखेंगे 50 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो डी आंसर इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको केवल फार्मूला पूछा गया था। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको ताक्षणिक समीकरण के क्वेश्चन हल करवाए थे, तो उसके अंदर मैंने यहाँ बताया था यहाँ ओमेगा दिया हो सकता है, और उस क्वेश्चन के अंदर मैंने 314 लिखा था ओमेगा का मान, और यहाँ से मैंने फ्रिक्वेंसी का मान निकाला था। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते थे। अगला आपको दे रखा है कि डेसिमल जो है 29 उसका बाइनरी रूप क्या होगा। तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना हो, चाहे किसी भी नंबर को आपस में इंटरचेंज करना हो, तो इसका मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताया था। डेसिमल का तो काफ़ी सिंपल है, तो आप लोग काम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको 29 बनाना है, तो 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29, और जिसके नीचे जोड़ करने से नहीं बनेगा तो उसके नीचे क्या लगा देंगे, 0। तो अब आप लोग देखें इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका बी ऑप्शन अगर आप लोग देखें यहाँ से तो वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जो बी आंसर जो होगा वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखें 1+a और 1+b और 1+c। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जो हल करवाए थे, ऐसा ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम पेपर था 2012, आप लोग सर्च करेंगे प्ले लिस्ट के अंदर तो आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन हल करवाए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ 1+a जो होगा इसकी वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, 1+b की जो वैल्यू रहेगी वो भी 1 रहेगी, और 1+c की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1। और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब इनका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आप लोग LMRC जो मेंटेनर की परीक्षा हुई थी पिछली बार, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। अगला आपको दिया गया है कि थर्मोकपल किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग जो पिछले 1 या 2 वीडियो देखें, पहला पेपर या दूसरा पेपर देखें जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का पेपर हल करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थर्मोकपल जो होगा वो सीबेक सिद्धांत पर काम करते हैं। और सीबेक सिद्धांत जो होगा, ये सिद्धांत क्या कहते हैं कि जब दो आप लोग अलग अलग जंक्शन को गर्म करते हो, अलग अलग टेम्परेचर पर रखोगे उनको, तो ताप के अंतर के कारण उन पर क्या करेगी, धारा का प्रभाव होगा। और सीबेक सिद्धांत जो होगा ये पेल्टियर प्रभाव का क्या है, संबंध रखता है। और पेल्टियर प्रभाव जस्ट इसका विपरीत है कि जब आप लोग धारा प्रभाव करोगे अलग अलग जंक्शन के ऊपर, तो एक जंक्शन गर्म होगी, एक जंक्शन क्या होगी, ठंडी होगी। जैसा कि आप लोग देखते हो कि अपने घरों के अंदर एक फेज़ का तार होगा और एक न्यूट्रल का तार होगा। फेज़ के तार को हमेशा गर्म तार बोला जाता है क्योंकि पावर लॉस होगा वो फेज़ का तार करेगा। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर विद्युत धारा परिपथ होगा, विद्युत परिपथ होगा, उसमें धारा और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहा जाता है। तो धारा और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा उसको कलांतर कहा जाता है, और बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो कलांतर होगा एंगल तो, लेकिन कलांतर के साथ अगर आप लोग कोस यूज़ करेंगे तो वो पावर फैक्टर होगा, ठीक है। लेकिन आपको केवल कोण ही पूछा गया है तो इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको यहाँ आंसर जो होगा वो क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। और मैं आपको यहाँ 2-3 बातें और बता देता हूँ। अगर फेज डिफरेंस है 0 डिग्री तो वो राशियाँ कहलाती है इन फेज। अगर फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री तो वो कहलाती है क्वाड्रेचर, ठीक है, क्वाड्रेचर। अगर फेज डिफरेंस 180 डिग्री है तो ये एंटी फेज राशियाँ कहलाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला आपको दे रखा है कि जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा उसमें मेजोरिटी कैरियर कौन से होंगे। तो पी प्रकार का आपका पता है, पी जो होगा पॉजिटिव से याद रखेंगे, और पॉजिटिव जो होगा वो होल पर चार्ज होगा। तो यहाँ से आप लोग याद रखें, ए आंसर जो होगा इसका करेक्ट रहेगा। और पी टाइप अर्धचालक आपको अगर तैयार करना है तो सिलिकॉन या जो जर्मेनियम जो होगा उसके अंदर आप लोग काम क्या करेंगे, त्रिशोजी शुद्धि मिलाएंगे। और कल जो मैंने आपको पेपर हल करवाया था उसके अंदर मैंने त्रिशोजी का एक क्वेश्चन बताया था, आपको क्वेश्चन आया था। तो त्रिशोजी शुद्धि जो होती है वो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम की मिलाई जाती है, ये पांचों की मिलाई जाती है। इसके अलावा n प्रकार का तैयार करना है तो वहाँ आप लोग मिलाएंगे, पंचयोजी मिलाएंगे। और पंचयोजी की अगर अपने बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनकी अशुद्धि मिलाई जाती है। और इनकी बाहरी कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 5 होगी, जबकि त्रिशोजी के अंदर 3 होगी। और त्रिशोजी एक इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेगी बंद बनाने के लिए, तो त्रिशोजी शुद्धि को ग्राही शुद्धि कहा जाता है, और जबकि ये कौन सी शुद्धि होगी, दाता। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था कि प्री टाइप का अर्धचालक तैयार करना है तो कौन सी शुद्धि मिलाएंगे, दाता मिलाएंगे या ग्राही। तो यहाँ से आप लोग ये भी याद रखेंगे।
अगला आपको क्वेश्चन दिया गया एक साइन वेव की जो अवधि है वो 1/60 सेकंड है, यानी कि टी का मान आपको दे दिया 1/60 और आपको फ्रिक्वेंसी पूछा है। तो फ्रिक्वेंसी आपको पता है 1/टी होगा, तो 1/टी की मान रखेंगे तो 60, और ये 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आप लोग याद रखें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 60 हर्ट्ज यहाँ से क्या रहेगा, राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट के रूप में कौन सी चीज़ का काम करेगा। तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट क्या होगा, एक दिशीय, द्विदिशीय, लीनियर, बाई नॉन लीनियर, इस तरीके से आपको 18 जो है वो अलग अलग पार्ट मिलेंगे और आप लोग इसको सर्च करेंगे। तो करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल के नाम से मैंने इसकी जो है वो टाइटल डाल रखा है, तो आप लोग वह सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से ध्यान रखना कि जो रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया, ये सारे सारे पैसिव कंपोनेंट है, जबकि आपका ट्रांजिस्टर जो होगा वो कौन सा होगा, एक्टिव कंपोनेंट होगा। अगला देखो, अगला आपको दे रखा है रोटामीटर। रोटामीटर आपसे पूछा गया है कि रोटामीटर किसका मापन करेगा। तो रोटामीटर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टेम्परेचर का मापन जो करेगा वो करेगा थर्मामीटर। इसके अलावा पायरोमीटर भी होता है। पायरोमीटर जो होगा वो हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट करने का काम करेगा। रोटेशन अगर आपको मेजर करना है तो टेकोमीटर का यूज़ करेंगे। अब आपको स्पीड दे रखी है, अगर आपको यहाँ स्पीड पूछा जाता है मोटरों की तो टेकोमीटर होता है, क्योंकि टेकोमीटर जो मोटरें जो होती है वो घूर्णन करती हैं। अगर यहाँ स्पीड आता है कि रेखीय गति जैसे आप लोग बाइक चला रहे हो या साइकिल की गति जो होती है या ट्रक की या गाड़ियाँ जो होती हैं वो एक रेखा में गति करती हैं, तो वहाँ जो अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ आपका होता स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड बताता है। लेकिन यहाँ रोटामीटर के बारे में पूछा गया है तो ये द्रव जो होगा, कोई भी लिक्विड जो होगा उसके प्रवाह को बताएगा कि उसका प्रवाह कितना है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नदियों का जो वेग जो होगा उसके वेग को मेजर करना है तो रोटामीटर का यूज़ करेंगे। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, और अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं आपको इसके आगे वाले क्वेश्चनों को हल करवाने वाला हूँ, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आज हल करेंगे, 30 अपने जो नेक्स्ट क्लास में हल करने वाले हैं। देखो 6, 8, 10 ये तीनों के तीनों अगर आप लोग देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, क्योंकि ट्रिपलेट बनेगा यहाँ से। ये एरिया ट्राइंगल है साइड द 8 और 10, तो यहाँ इसकी ये 10 होगी, कर्ण 10 होगा, आधार आप लोग 8 मान सकते हो या 6 मान सकते हो, तो ये लंब कितना होगा, दूसरा होगा। तो त्रिभुज का फार्मूला अगर आप लोग यूज़ करें तो 1/2 आधार इंटू क्या करेंगे, ऊंचाई से यूज़ करेंगे, तो 8 × 6 मल्टीप्लाई होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आपका आंसर होगा यहाँ से। इसके अलावा मैं एक फार्मूला और बता देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, हीरो का फार्मूला होगा S बराबर जो होगा वो A + B + C बटा में क्या होगा, 2 होगा। इन सारों को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो 10, 8, 18, 6, 24, 24 बटा में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब इस फार्मूले को करने के बाद इसका एरिया अगर निकालना है तो आप लोग इस फार्मूले का यूज़ किए करते थे, या आपने पढ़ा होगा। कोई भी त्रिभुज अगर आपको फार्मूला निकालना है तो इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हो इस तरीके से। एस का मान आपने 12 निकाला है, फिर एस माइनस है, पहली भुजा माइनस करेंगे तो 6 आएगा, दूसरी भुजा माइनस करेंगे तो 4 आएगा और तीसरी भुजा माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अगर आप लोग यहाँ से देखें, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कितना आएगा, 24 आएगा। इसका मतलब रूट के अंदर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 24 इंटू क्या मिलेगी, 24 मिलेगी, और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 24। और लंबाई सेमी में तो ये एरिया क्या हो जाएगा, सेमी का स्क्वायर। तो आप लोग हीरो के फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। और अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से भी आप लोग कर सकते थे। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो लंबी भी बनाई जा सकती थी, लेकिन आप लोगों का जो व्यू रेट है वो काफ़ी कम आता है, इसलिए मुझे को छोटी बनानी पड़ती है वीडियो। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जब तक आप वीडियो को पूरा टाइम देंगे तो मेरा जो मकसद है आप लोगों को एक अच्छे तरीके से कोचिंग करवाना या एक अच्छे तरीके से आप लोगों को मैटर को प्रोवाइड करवाना, तो वो मेरा सफल हो पाएगा, तभी सफल हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।